अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर से हम होम्योस्टेसिस के चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और इस वीडियो के अंदर हम होम्योस्टेसिस का एक ओवरव्यू करेंगे, यानी समझने की कोशिश करेंगे कि होम्योस्टेसिस एक्चुअल में क्या है और ये क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए इतना। होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। होम्योस्टेसिस इज़ द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी इंटरनल कंडीशन और एनवायरनमेंट। होम्योस्टेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हमारी बॉडी की जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो मेंटेनेंस हालत में रहती है, वो सेम सिचुएशन में रहती है। ठीक है। होम्योस्टेसिस वर्ड का मतलब भी यही बनता है। होम्यो मीन्स सेम, स्टेसिस मीन्स स्टैंडिंग स्टिल। सो इंटरनल कंडीशन की बात हो रही है। सो इंटरनल कंडीशन को सेम रखना, स्टिल रखना, सेम सिचुएशन में रखना होम्योस्टेसिस प्रोसेस का काम है। सो इट इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जानते हैं आप, जब कोई चीज़ सेम सिचुएशन में रहती है। और डायनेमिक का मतलब क्या है कि जब किसी चीज़ पर काम हो रहा है फिर भी वो चीज़ सेम सिचुएशन में है तो वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। सो होम्योस्टेसिस इज द टाइप ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सो एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं इंटरनल कंडीशंस कौन कौन सी हैं और वो कैसे मेंटेन रहती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। सो सबसे पहली एग्जांपल हम कोर बॉडी टेम्परेचर को देख लेते हैं। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है क्या है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कोर बॉडी टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूँ, यानी जो अंदर का है, जो ऑर्गन्स के इर्द गिर्द का है, वो क्या होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। अगर ये ज़्यादा होगा तो हमारी बॉडी को नुकसान होगा इसका, अगर ये कम होगा तो हमारी बॉडी को नुकसान होगा। तो इसको मेंटेन करना किसका काम है, होम्योस्टेसिस का काम है। और ये क्यों 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रहेगा, इसको भी इसी लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर हम पीएच को देखें तो पीएच का जो लेवल है वो आपकी बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स या सिस्टम्स के अंदर डिफरेंट हो सकता है, बट जहाँ पर वो जो है वो वही रहना चाहिए। अगर पीएच लेवल वहाँ पर कम ज़्यादा होगा तो आपके एंजाइम्स ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, आपकी बॉडी को नुकसान होगा। कैसे, अभी हम देखेंगे। इसके अलावा ग्लूकोज को देख लें, ग्लूकोज का लेवल हाई होगा तो आपको बीमारी लगेगी, लो होगा तो आप में कमज़ोरी आएगी। इसके अलावा अमीनो एसिड, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स ये ऑप्टिमम रेंज में रहने चाहिए, ना कम होने चाहिए ना ज़्यादा होने चाहिए। इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर रिस्पायरेटरी गैसेज जैसे कि ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी जो रेंज है, लिमिट है, वो मेंटेन रहनी चाहिए। ज़्यादा होगी तो नुकसान, कम होगी तो नुकसान। तो इनको मेंटेन करना भी होम्योस्टेसिस का काम है। मेटाबॉलिक वेस्ट आपकी बॉडी के अंदर बनते रहते हैं और उन वेस्ट से आपकी बॉडी को छुटकारा हासिल करना है, उन वेस्ट को एक्सक्रीट करना है बॉडी से। तो ये भी एक एग्जांपल है होम्योस्टेसिस की, क्योंकि आपकी बॉडी उन वेस्ट को नहीं चाहती कि अपनी बॉडी के अंदर स्टोर किए रखे, क्योंकि वो बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं। इसके अलावा अगर आप वाटर को देख लें तो वाटर कंटेंट एक नैरो लिमिट में रहना चाहिए आपकी बॉडी के अंदर, ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए। उसके भी बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ेंगे, क्या होंगे अभी हम देखेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स यानी जो आयंस वगैरह होते हैं वो भी सेम लिमिट में रहने चाहिए। ब्लड प्रेशर एक एग्जांपल आ जाती है इंटरनल कंडीशन की, और ब्लड प्रेशर एक नैरो लिमिट में रहना चाहिए, जो नॉर्मल रेंज है उसमें रहना चाहिए। ज़्यादा होगा तो नुकसान, कम होगा तो नुकसान। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं होम्योस्टेसिस, जिनकी इंटरनल कंडीशन में जो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं जिनकी होम्योस्टेसिस बॉडी के अंदर होती रहती है। तो इसको ज़रा डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये होम्योस्टेसिस ज़रूरी है। होम्योस्टेसिस समझ तो लिया हमने कि क्या है, बॉडी की जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उनको सेम लिमिट में रखना, उनकी मेंटेनेंस करते रहना, ये होम्योस्टेसिस का काम है। अब ये ज़रूरी क्यों है। सपोज यहाँ पर मैंने एक टिश्यू ड्रा कर रखा है और एक सेल को मैंने बड़ा कर लिया ताकि कुछ प्रोसेसेस को हम अच्छे से समझ सकें। सो ये एक सेल है। सेल के अंदर आप जानते हैं कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं जिन्हें हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म में हो क्या रहा होता है कि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है, चाहे वो ब्रेक डाउन हो रही हो या सिंथेसिस हो रही हो, यानी कैटाबॉलिक प्रोसेसेस हों या फिर एनाबॉलिक प्रोसेसेस हों, इन दोनों को कंबाइनली मेटाबॉलिज्म में हम लेते हैं। सो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में जब भी कन्वर्ट होगा उसके लिए एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी। एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। तो अगर एंजाइम नहीं होंगे तो वो रिएक्शन बॉडी के अंदर नहीं होगा। अब आप जानते हैं कि एंजाइम्स जो हैं उनकी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है और स्ट्रक्चर का बहुत रोल होता है उनके फंक्शन में। अगर वो स्ट्रक्चर सेम होगी या वो स्ट्रक्चर फाइन होगी, ठीक होगी, तो वो एंजाइम अच्छे से काम करेगा। अगर स्ट्रक्चर में डिसरप्शन आ गई, स्ट्रक्चर अगर चेंज होगी, तो वो एंजाइम ठीक तरीके से काम नहीं करेगा। और जो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इनकी स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये एंजाइम अच्छे से काम करता रहेगा। डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, एंजाइम अच्छे से काम करेगा। अगर टेम्परेचर राइज करेगा, 40 अबव जाएगा, तो ये एंजाइम जो है इसकी स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगी। स्ट्रक्चर में चेंज होगी तो ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। अगर आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाएगा डेफिनेटली, अगर टेम्परेचर हाई होगा।
तो अगर मेटाबॉलिज्म स्टॉप होगा तो आपकी बॉडी की जो लाइफ है जो वो ही स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि सारी लाइफ जो है इन्हीं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस पर डिपेंड करती है। सो टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रहे। अगर राइज हो गया तो एंजाइम की स्ट्रक्चर डीनेचर हो जाएगी और एंजाइम काम करना छोड़ेगा और ये प्रोसेसेस स्टॉप हो जाएंगे। अगर हम बात करेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर नीचे जा रहा है तो कैसे नुकसान होगा। जब टेम्परेचर नीचे जाएगा तो इनकी मोबिलिटी, एंजाइम मोबाइल इतना नहीं होगा, यानी इसकी मूवमेंट स्लो हो जाएगी और ये प्रोसेसेस बहुत स्लो डाउन हो जाएंगे और आपकी बॉडी को एनर्जी की हर वक्त ज़रूरत रहती है। जब ये प्रोसेस स्लो होंगे तो डेफिनेटली फिर भी आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फिर पीएच की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं एंजाइम बड़े स्पेसिफिक होते हैं कि उन्होंने कौन सी पीएच पर काम करना है। सो अगर वो मुनासिब पीएच उन्हें नहीं मिलेगी तो वो काम नहीं कर पाएंगे और डेफिनेटली सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। तो ये भी एंजाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट डालती है पीएच। सो पीएच का मेंटेन रहना भी बहुत ज़रूरी है। सो टेम्परेचर और पीएच कैसे मेंटेन रहेंगे? बाई द प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। अगर टेम्परेचर की बात करें स्पेसिफिकली तो इसे हम थर्मो रेगुलेशन बोलते हैं, जिनको डिटेल से आगे हम लेक्चर में जैसे जैसे जाएंगे ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। इसके अलावा बॉडी के अंदर आप जानते हैं सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ सेल है, जहाँ पर रिस्पायरेशन हो रही होती है, यानी फूड की ब्रेकडाउन हो रही होती है और एनर्जी रिलीज हो रही होती है, जो एनर्जी यूज़ होती है सेल में। सो ग्लूकोज उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं ग्लूकोज एनर्जी एक रिच कंपाउंड है या मालिक्यूल है जिसको तोड़ के बॉडी एनर्जी बनाती है, सेल एनर्जी बनाता है। सो ग्लूकोज की ऑप्टिमम लेवल बॉडी के अंदर बहुत ज़रूरी है और ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन भी बहुत ज़रूरी है रिस्पायरेशन में। तो इनका ऑप्टिमम लेवल भी बॉडी के अंदर बहुत ज़रूरी है और जैसे मेंटेन करना होम्योस्टेसिस का काम है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ब्लड प्रेशर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड का प्रेशर होगा तो ऑक्सीजन जो है टिश्यूज़ तक आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दोबारा से ब्लड में शामिल होगी ताकि एक्सक्रीट हो सके। सो ये ब्लड प्रेशर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड ग्लूकोज लेवल ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इसके अलावा जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड होगी, एमोनिया हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से रिलीज़ होगी? आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम से, आपके ब्लड में शामिल होगी, टिश्यूज से ब्लड में शामिल होगी, ब्लड से ट्रैवल करते हुए रिस्पायरेटरी सिस्टम में आएगी और यहाँ से बॉडी से बाहर निकल जाएगी। तो इसका भी बॉडी से बाहर निकलते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़्यादा अक्यूमुलेट होगी बॉडी के अंदर तो नुकसानदेह होगी। इसके अलावा अगर हम एमोनिया की बात करें, जब प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है तो एमोनिया रिलीज़ होता है और ये वेस्ट प्रोडक्ट है, आपकी बॉडी को इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू यूरिया और यूरिया जो है ब्लड में शामिल होगा, ब्लड से शामिल होकर किडनी और वहाँ से यूरिनरी सिस्टम से बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो ये भी होम्योस्टेसिस की एक एग्जांपल आ जाती है। इसके अलावा अगर हम वाटर कंटेंट की बात करें तो वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं आपकी बॉडी के अंदर वाटर बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। सो कहाँ पर होता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर होता है, यानी ये जो सेल्स हैं इनके दरमियान जो स्पेसेस हैं यहाँ पर मौजूद होता है। ये ब्लड कैपिलरीज आप जानते हैं इंटर हो रही होती हैं और ब्लड कैपिलरीज और सेल्स के दरमियान भी यहाँ पर ये फ्लूइड मौजूद होता है। इसके अलावा ब्लड के अंदर वाटर कंटेंट मौजूद होता है। तो यहाँ पर अगर हम देख लें इंटरस्टिशियल फ्लूइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर फ्लूइड ज़्यादा होगा सेल्स के बाहर और सेल के अंदर कम होगा तो चांसेस हैं कि बाहर से ऑस्मोसिस होकर पानी यहाँ सेल के अंदर जाए और सेल्स बस्ट हो जाएं। तो हमें इतनी ज़्यादा रेंज में वाटर नहीं चाहिए और बहुत कम भी नहीं चाहिए। अगर बाहर वाटर कम होगा तो आयंस वगैरह जो हैं ये बाहर ज़्यादा होंगे, अंदर कम होंगे, तो वाटर अंदर सेल से बाहर जाने की कोशिश करेगा। जब बाहर जाएगा तो सेल श्रिंक कर जाएगा, तो भी इस बॉडी को नुकसान। तो वाटर का भी एक नॉर्मल बैलेंस बॉडी के अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ब्लड के अंदर वाटर का लेवल बरकरार रहना बहुत ज़रूरी है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल डेफिनेटली ऑस्मोसिस में इनका रोल होता है, ये आगे हम डिस्कस भी करेंगे। और ब्लड प्रेशर डेफिनेटली हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा एक और चीज़ जहाँ पर मैंने लिखी है एंडोक्राइन हार्मोन्स। आप जानते हैं आपकी बॉडी के अंदर दो टाइप के कोऑर्डिनेशन होते हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के जरिए होता है और केमिकल कोऑर्डिनेशन केमिकल्स यानी हार्मोन्स के जरिए होता है। तो ये जितने भी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं टिश्यूज़ लेवल पर जाकर मोस्ट ऑफ द टाइम इनको कंट्रोल करना एंडोक्राइन हार्मोन्स का काम होता है। यानी ये हार्मोन्स आते हैं उस स्पेसिफिक जगह पर जाकर सेल्स को सिग्नल देते हैं और सेल्स फिर होम्योस्टेसिस कर रहे होते हैं डिफरेंट चीज़ों की। तो इनको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो के अंदर हमने एक ओवरव्यू देखा है